लड़के ने अपने दोस्त को जैसे ही एक लिफाफा थमाया तो उसने पढ़ने के बाद कहा कि इस लड़की का नंबर दो। लड़की से शादी हो गई, 14 साल शादी रही, 3 बच्चे हुए और फिर तलाक हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक दोस्त ने एक स्टोरी सुनाई है और उसने इस स्टोरी सुनाने के बाद आपसे आपकी राय मांगी है। वो दोस्त कहते हैं कि मैं अपने घर में था और ये 1994-95 की बात है। उनके वालिद साहब जो हैं वो एक जॉब करते थे और उनका जो घर था वो डबल स्टोरी था। अब उन्होंने एक मंजिल जो थी वो किराए पर दी हुई थी और उनके पास एक फैमिली किराए पर रहने के लिए आती है और वो फैमिली जो है वो कहती है कि हमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो चाहिए। तो इनके वालिद साहब कहते हैं कि ठीक है, हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये खुद ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और उस फैमिली को नीचे वाला पोर्शन जो है दे देते हैं। उस फैमिली में एक लड़की थी जो कि एक टीचर थी और टीचर होने की बिना पर उस लड़की की बहुत सी जगहों पर मामला थे, मिलना जुलना था कुछ सियासी लोगों से, कुछ प्रिंसिपल से, कुछ हाई फाई लोगों से। तो वो उनके घर आते जाते रहते थे। और इसी दोस्त ने बताया कि इनके वालिद साहब के एक दोस्त थे जो इनके वालिद के भाई बने हुए थे और उनका भी इनके घर आना जाना था। उनकी एक बेटी, जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, वो बेटी जब इनके घर आती है तो उसकी वो नीचे जो टीचर थी उनके साथ दुआ सलाम हो जाती है। अब दुआ सलाम होगी और एक दिन ये नौजवान कहता है कि मैंने उस अपने अब्बू की दोस्त की बेटी को उस टीचर के साथ बात करते हुए सुना कि वो कह रही थी कि आप मेरा ये काम कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो टीचर कह रही है कि मैं आपका ये काम नहीं करवा सकती क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो अपने घर चली गई और ये लड़का कहता है कि मैंने उस लड़की को फ़ोन किया और उसे फ़ोन करके कहा कि आप उनसे क्या काम कह रही थी, मेरा काम अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी। कहता मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप काम बताएं। उसने बताया कि फलां फलां कॉलेज है, उसके सामने एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ पर एक नौजवान जो है वो जॉब करता है। उस नौजवान को अगवा करना है। अगवा क्यों करना है? वो कहती मेरी सहेली का उससे कोई काम है, मेरी सहेली उसको अगवा करवाना चाहती है। 15 दिन के बाद उसकी शादी है और वो चाहती है कि शादी के 2 दिन के बाद ही बेशक वो घर आ जाए। उसे कुछ नहीं कहना, बस 15 से 16 दिन उसको अगवा करके कहीं दूर ले जाना है ताकि उसकी शादी ना हो सके। अब ये नौजवान कहता है कि मैंने सोचा कि इस नौजवान की शादी क्यों रुकवाना चाहती है। कहता मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं इस नौजवान की शादी होने से नहीं रोक सकता। बार बार उस लड़की से पूछा कि असल मामला क्या है, तो उसने बताया नहीं। अब उसने कहा कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं कोई और बंदा ढूंढ लूंगी। कहता मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। कहता मैंने उसे कहा कि मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ। उसने अपने एक दोस्त से बात की और बात करने के बाद उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए लूंगा, हम बंदोबस्त करेंगे और बंदोबस्त करने के बाद इस लड़के को वहां से उठा कर ले जाएंगे। उस वक्त पीडीसीएल का ज़माना था, हर घर के अंदर टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। तो इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि नावल पढ़े जाते थे और नावल पढ़ने के साथ साथ इंसान बड़ा जासूसी टाइप और इस तरह के क्रिमिनल माइंड बनना शुरू हो जाते हैं। अब इन्होंने लड़की के साथ बैठकर मीटिंग की और कहता है कि लड़की ने 1.5 लाख रुपए कहा कि आधी पेमेंट पहले दूंगी, आधी पेमेंट काम होने के बाद दूंगी। और जब हम उससे मिलने गए पेमेंट लेने के लिए तो वो कहता कि मैं साइकिल पर घर से निकला हूँ, पुराना वक्त था, साइकिल चला के उसके घर पहुंचा हूँ। उसके घर जब मैं इंटर हुआ तो उसने मुझे जब वो पेमेंट और एक लेटर दिया, उसने कहा ये लेटर उसकी दुकान के ऊपर फेंकना है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं ये किस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में यही था कि मैंने इस शादी को होने से रुकने नहीं देना। किसी गरीब का घर खराब हो जाएगा, माँ बाप का बच्चा जो है उसके ऊपर 100 सवालात होंगे कि ये कहाँ गया था। कहता मैं घर पहुंचा हूँ, अपने उस दोस्त को वो पेमेंट दिया और उसे मैंने बताया कि हमने किस किस तरह से सारा प्लान करना है। इस लड़की के साथ हम टच में थे और इस लड़की ने जब वो लेटर दिया था, वो लेटर मैंने दोस्त को दिखाया तो उस लेटर के ऊपर वो जो कागज था उसके ऊपर एक एजेंसी का मोनोग्राम लगा हुआ था। अब वो एजेंसी का मोनोग्राम उसने कहाँ से हासिल किया, कैसे हासिल किया और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो बड़ा अजीब था। ये नौजवान और इसका दोस्त जो है ये दोनों उस लड़की के साथ बड़ा टच में थे कि उसको पूरा यकीन दिलाया हुआ था कि हम इस तरह से ये प्लान कर रहे हैं, इस तरह से हमने उस लड़के को उठाना है। और जिस दिन इन्होंने उस लड़के को उठाने जाना था, इस लड़की ने फ़ोन किया और कहा कि उस नौजवान की दाएं हाथ की फलां उंगली के ऊपर चोट लगी हुई है और पट्टी बंधी हुई है, अगर ये ना हो कि तुम किसी और को वहाँ से उठा कर ले जाओ। अब इन्होंने वैसे ही उसको बताया और ठीक उसी तरह से उन्होंने वो प्लान बनाया और उसके बाद उस लड़की को कह दिया कि हमने उसको उठा लिया। लड़की जो है उस नौजवान से राब्ता नहीं रख रही थी और साथ ही ये सोच रही थी कि मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं फंस ना जाऊं। इधर नौजवान अपने घर में शादी की तैयारियां कर रहा था। उसकी शादी होगी, शादी के 2 दिन के बाद इसी नौजवान को फोन आता है लड़की का कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। इसने उसको बताया कि हमने धोखा नहीं किया, हम लोग पूरे प्लान के साथ वहां पहुंचे थे। जैसे हम वहां पहुंचे हैं तो वहां पहले से कोई मुखबरी हो चुकी थी और पुलिस की रेड पड़ गई, हमें मजबूरन वहां से भागना पड़ा और हमारी एम्बुलेंस जो है वो भी पुलिस के पास है।
इसलिए हमने दोबारा कोई अटेम्प्ट नहीं की, और अगर हम पकड़े जाते तो आपका नाम भी आना था, आप बदनाम हो जाती। लड़की चंद दिनों तक परेशान रही, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जो मामला थे वो सीधे होने लगे। लड़की ने इनको बताया नहीं था कि ये किसका मसला था, लेकिन ये लड़का कहता है कि जिस तरह से वो लड़की बेचैन थी और इस मामले को हैंडल कर रही थी, वो ऐसे ही लगता था जैसे वो लड़की उस लड़के से मोहब्बत करती है। लड़के की शादी हो गई, लड़की अपने मुतमिन हो गई और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसके घर मेरा आना जाना था। वो दोस्त एक एजेंसी के अंदर पहले जॉब भी कर चुका था। कहता है कि मैं एक दिन उसके पास बैठा हूँ और उससे बात हो रही है, और उसे मैंने ये सारी कहानी सुनाना शुरू की कि इस तरह से हुआ था। उस दोस्त ने कहा कि वो लेटर कहाँ है। कहता मैंने वो लेटर उसको दिया, जैसे उसने लेटर खोला तो वो फौरन परेशान हो गया। कहता ये लेटर तो किसी लेटर पैड जो है ये किसी एजेंसी का है। मुझे भी तभी पता चला कि ये लेटर पैड किसी एजेंसी का है। पहले तो जस्ट नॉर्मल एक वो लेटर ही लग रहा था हमें। जब उसने एजेंसी का नाम लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस नौजवान ने मुझसे उस लड़की का नंबर मांगा। अब नंबर लेने के बाद उस नौजवान ने लड़की से राब्ता किया। राब्ता करने के बाद इन दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी, और कहता कि मेरा जो दोस्त है वो मुझसे दूरी अख्तियार करने लगा। जहां हम एक दूसरे के घर आते जाते थे उसने मुझसे राब्ता करना छोड़ दिया। अगर कहीं मुझे रास्ते में मिलता तो सिर्फ दुआ सलाम करता और चला जाता। अब वो एक दिन मेरे पास आता है और आकर कहता है कि वो जो लड़की है उसके मैदे का कोई इन्फेक्शन चल रहा है, उसके मैदे की प्रॉब्लम है, ये कुछ दवाई है उसके लिए, ये तुम उसे दे देना। कहता मुझे पता चल रहा था लड़की से कि वो लड़की उसमें इन्वॉल्व है। अब वो मैंने मेडिसिन पकड़ी, और मेडिसिन पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वो मेडिसिन पकड़ने के बाद घर ले गया हूँ। घर जाने के बाद जब मुझे टाइम मिला मैं लड़की के घर गया हूँ। लड़की के घर जाके मैं बैठा हूँ, वो चाय लेके आई और उसने कहा कि आप मेरी वो मेडिसिन लेके आए हैं। कहता मैंने वो शॉपर निकाला और लड़की को पकड़ा दिया, और लड़की ने वो शॉपर लिया चली गई। अब कहता मैंने वो मेडिसिन देखी नहीं पढ़ के कि ये कौन सी है। अब वो मेडिसिन क्या थी, उस मेडिसिन में 81 की गोलियां थी। और चंद दिन ही गुजरे थे कि उस लड़की के वालिद जो है कहता हमारे घर पहुंचे हैं, सुबह सुबह के टाइम है, और आके मेरे वालिद साहब को कहते हैं कि आपके लड़के ने अच्छा नहीं किया। मैं परेशान, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये क्यों आए हैं। हमारे वो ताया जान थे, हमारे अब्बू जो है उनको अपना भाई मानते थे। उन्होंने जब हमें बताया कि इस तरह से आपके बेटे ने हमारी बेटी को 81 की गोलियां ला के दी हैं जो हमारी बेटी ने हमें खिलाई हैं, और आज सुबह के टाइम पे एक नौजवान हमारे घर में आया हुआ था। उसके बाद हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवानों ने वो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी देखी, तो उन्होंने कहा कि ये नौजवान रात के टाइम पे यहाँ क्या कर रहा है। तो हमने उसको पकड़ लिया था, और उसके बाद जब उसे छोड़ा तो उसने ये सारी बातें बताई कि फलां फलां तरीके से ये गोलियां आपके घर पहुंची हैं। उसके बाद वो बुरा भला कह के मैंने उनसे माजरत की और वो चले गए। मेरे वालिद साहब ने मुझे अच्छी खासी छतरौल भी की, डांटा भी, और मैं शर्मिंदा था अपने वालिद साहब के सामने कि मैंने ये क्या कर लिया। और आपको बताता चलूं कि जो पेमेंट इन्होंने काम करने की ली थी एडवांस, वो पेमेंट इन्होंने वापस कर दी थी उस लड़की को। और उसके बाद इसका जो दोस्त है वो इसके सामने आता तो इसके पास से ऐसे गुजर जाता जैसे इसको जानता तक नहीं है, एक अजनबी की तरह। ये कहता कि मुझे ये सब मामला देखकर बड़ा दुख होता था। एक ऐसा दोस्त जिसके घर आना जाना था, जिसको मैं अपने भाइयों जैसा समझता था, उसने मेरे साथ ये क्या किया। हाँ तुम्हें लड़की अच्छी लगी है तो शादी करनी है उससे, मुझे उससे क्या गर्ज है। लेकिन कहता कि मैं उसको सिर्फ ये बताता था कि ये लड़की जो है ये तेज है, चालाक है, तुम इससे बच के रहो। लेकिन उसको मेरी बातें शायद गलत लगती थी। उसके बाद इन्होंने आपस में कुछ ऐसे मामला इनके चले गए, ये इनके वालिदैन जो है वो राजी हो गए और इस लड़के और लड़की की शादी हो गई। और अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटों से नवाजा। 14 से 15 साल तक इनकी शादी चलती रही, और उसके बाद इनके दरमियान किसी मामले पर बहस हुई और इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई। लड़की अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई और लड़का जो है उसने अब दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? नुकसान एक दोस्त का हुआ जो एक सच्ची दोस्ती निभाना चाहता था, एक ऐसे इंसान का जो दूसरों की मदद करना चाहता था, जिसने पैसे लेकर भी एक शख्स को अगवा नहीं किया, और जिसने एक लड़की के बारे में दूसरे दोस्त को बताया कि यार इससे दूर रहो, ये अच्छी है, अच्छी नहीं है, इसका किरदार का मसला नहीं है लेकिन जुबान की तेज है, तुम इसके साथ नहीं चल सकोगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसमें गलत कौन है। अगर आपके पास कोई कहानी या कोई इस तरह की स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।